नमस्कार दोस्तों। रीट मुख्य परीक्षा L1 और L2 के लिए आपको काउंसलिंग को लेकर बहुत सारे विचार मंथन चल रहा है। इसी दरमियान जो है ये विस्तृत दिशा निर्देश भी अभी दो चार दिन पहले आए थे सोशल मीडिया पर, लोगों के पास में वेबसाइट पर अपलोड हुए थे। तो ये 35 पेज की PDF है और इसमें चेक लिस्ट भी है, इसमें और भी बातें हैं। हम इन सभी का विश्लेषण करेंगे। ये चीज़ें आप सभी को पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं और फिर छोटी छोटी बातों के लिए इधर उधर परेशान होते हैं कि रूल क्या है, बात क्या है। कहीं एक बहुत सारा डर रहता है कि कहीं इस वजह से मैं अपात्र तो नहीं हो जाऊंगा, इस वजह से मैं कहीं बाहर तो नहीं हो जाऊंगा। और उनको हर कोई कह भी देता है कि अरे ये नहीं है, फिर तो गड़बड़ है, फिर तो लफड़ा हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। तो आप पहले खुद चीज़ों को पढ़ना सीखें, क्योंकि अब आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप बच्चों को भी पढ़ाएंगे तो कुछ बेसिक चीज़ें, और आप राजकार्य भी करेंगे जिसमें चुनाव संबंधी कार्य भी होंगे। तो आप इनको पढ़ने की आदत डालेंगे ना रूल्स की। इतने दिन तो केवल जीके पढ़ रहे थे, फैक्ट याद कर रहे थे। अब इन रूल्स को पढ़ना, समझना, थोड़ा सा जैसे एक कानूनी भाषा का जानकार बनना, एक एडवोकेट वाली जो भाषा है, ये जो शब्दावली है, जैसे आप राजनीति विज्ञान में तो आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं, राजनीति में या संविधान में, तो इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ना, शब्दावली को समझना आप देखें। फिर आगे आपको भी कार्यालय में आदेश जारी करने होंगे। मान लीजिए आप संस्था प्रधान बन जाते हैं, आपको लेटर भी जारी करने होते हैं, कभी कभी आपको नोटिस भी निकालना पड़ता है। तो ये जो भाषा है ना, ये काम आती है। आप इनसे आलस नहीं करें कि अरे कौन पढ़ेगा इनको और सीधा ही कहीं हो जाए। तो मैंने यहाँ चीज़ों को हाईलाइट किया है। चेक लिस्ट भी इसमें है, वो भी हम देखेंगे और इनकी भाषा के आधार पर ही हम निकालेंगे। हालांकि कहीं कहीं स्पष्टता का अभाव है तो अभ्यर्थी कंफ्यूज होंगे इसमें। तो हम देखते हैं विस्तृत दिशा निर्देश, जिसमें अपने वो भी आएगा यहाँ पर, जो चेक लिस्ट है वो भी अभी इसके बाद आने वाली है। तो पहला पेज तो ये ऑर्डर का है, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि सामान्य शिक्षा TSP और नॉन TSP का मतलब सारा बाकी राजस्थान और TSP वाला राजस्थान के कुछ एरिया। सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा सभी के लिए है। और आपकी जो पात्रता की जांच होगी ना, तो आपके संबंधित जिले में होगी। यानी मान लीजिए अब जिला वो कैसे तय करेंगे, आपका गृह जिला है वो, या आपने जो एड्रेस भरा है वो, या आपसे कोई चॉइस लेते हैं वो, ये अभी चीज़ें भी क्लियर होगी। अब कई बार महिलाओं की स्थिति में पीहर दूसरे ज़िले में, ससुराल दूसरे ज़िले में, एड्रेस एग्ज़ाम में अलग भर दिया। तो अब यहाँ देखते हैं कि क्या होता है। तो संबंधित जिले में जिला शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय है ना, वहाँ जाना है आपको। अभी नहीं, इसकी तारीख आएगी, स्थान आएगा, तब व्यक्तिगत जाना होगा। और सालादर्पण ये पोर्टल है, इसके ऊपर जो है ना सिलेक्शन मॉड्यूल में वो जारी करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अभी मेरे ख्याल से शुरू नहीं हुए। अभी तो आपको अपनी SSO ID से अपना डिटेल फॉर्म भरना है, फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद में अटेस्टेशन फॉर्म, वो अंग्रेजी वाला 2 पेज का ही चल रहा है अभी, वो उसको आप प्रिंट निकाल के भर दीजिए, राजपत्र से साइन करवा लीजिए, उसकी PDF को अपलोड कर दीजिए। उसके अलावा आपके 10वीं 12वीं BA में MSc B.Ed जो भी मूल निवास जाति चरित्र जो प्रमाण पत्र है वो आप अपलोड कर दीजिए और फीस कटा लीजिए। अभी इतना काम है। फिर उनका प्रिंट आउट आपको रखना है और वो साथ ले जाना है। अब है आगे बात कि प्रत्येक आवेदित पद के लिए पृथक पृथक, जैसे मान लीजिए आप हिंदी से भी भर रहे हैं और आप सामाजिक से भी भर रहे हैं, तो आपको 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो डॉक्यूमेंट का सेट है वो भी अलग अलग ले जाना होगा। तो अब आपको दिनांक और स्थान का कैसे पता चलेगा? तो हालांकि आजकल तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, यूट्यूब पर भी हम लोग बता देंगे। फिर भी इन्होंने कहा है कि प्रतिदिन लॉगिन ID से लॉगिन करके चेक करते रहें। तो हालांकि अब कई जगह नेटवर्क नहीं होता और नहीं होता, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हो सकता न्यूज़पेपर में भी आ जाए, ठीक है। अब है निर्धारित स्थान व दिनांक को अभ्यर्थी को वहाँ पहुँचना है। तो एक तो ऑनलाइन आवेदन कौन सा, जब आप परीक्षा में शामिल होने के लिए भरा था ना, जो ई-मित्र के पास जाके या घर से भरा था वो। फिर विस्तृत आवेदन यानी डिटेल फॉर्म बोलते हैं जिसको, जिसमें आपकी फ़ोटो लगती है, फिर नाम, पिता का नाम, एड्रेस, अनुभव, वो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिसको बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, डिटेल फॉर्म वो। फिर आपके शैक्षिक यानी 10वीं 12वीं BA में, प्रशैक्षणिक यानी B.Ed वगैरह, BSTC वगैरह, मूल निवास, वर्ग का OBC SC ST वगैरह वो, और शहरिया वगैरह वो। फिर मान लीजिए विशेष श्रेणी है
भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांग, परित्यक्ता, विधवा वगैरह वो, तो इनका प्रमाण पत्र स्व घोषणा। स्व घोषणा क्या है, मतलब आपको खुद को अपनी घोषणा करते हैं, कोई शपथ पत्र नहीं होता, सादे पेज पर कि भी मैंने ये घोषणा की है। इन्होंने स्व घोषणा का प्रारूप भी दे रखा है, उसी को प्रिंट करवाना है। और अन्य आवश्यक कोई हो तो ये सब को आपको डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे काउंसलिंग में, ठीक है। और स्व प्रमाणित करना है। स्व प्रमाणित का मतलब जैसे 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी निकाल लो और फोटोकॉपी पे साइन करना, ओरिजिनल पे मत कर देना आप, ठीक है। तो फोटोकॉपी पे साइन कर दिया, 10वीं 12वीं सबके खुद के साइन और हो गए नीचे कि भाई ये मेरी कॉपी है और मैंने प्रमाणित की है। आजकल वो पहले तो अटेस्टेड होते थे राजपत्रित से, वो हटा के खुद के ही कर दिए हैं आजकल। और चेक लिस्ट भर के रख लो, ठीक है। संलग्न चेक लिस्ट 2 सेट को भरकर 2 सेट में 2 सेट आपको तैयार करने हैं इसके। अब ये 2 सेट किसके तैयार करने हैं, देखो आवश्यक को, अच्छा सभी प्रमाण पत्रों के 2 सेट तैयार करने हैं आपको, ठीक है। और मूल दस्तावेज भी आपको साथ ले जाने, ये ध्यान रखना आप इनको ऐसे थैली में ऐसे मत ले जाना, कहीं इधर उधर खो गया। एक फाइल ले आओ, 100-150 रुपये का खर्चा करो, एल्बम के जैसी सी आती है, उस फाइल में आप 10वीं 12वीं और जितने भी डॉक्यूमेंट है ना वो डालो। कई बार क्या होता है हम थैली में रखते हैं, फिर वहाँ भीड़ भड़ाके में कभी ये निकाले कभी वो निकाले, गुम हो जाता है। तो इसका आपको खास ख्याल रखना है, फिर भाग दौड़ बढ़ जाती है। दस्तावेजों की सब हस्ताक्षरित छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट है ना आपके उनकी, जो ओरिजिनल आपके पास घर पे रखने हैं ना उनकी फ़ोटोकॉपियाँ रखवानी है, और जो उनको देना है उसकी फ़ोटोकॉपी, जो आपको परमानेंट उनको देनी है उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं करवानी, मतलब वो तो सीधा ही जाएगा ओरिजिनली। तो बाकी 10वीं 12वीं BA MA चरित्र जो ओरिजिनल है B.Ed या BSTC की, वो आपको घर पे रखना है, वो उनको देना नहीं है, क्योंकि मान लो फिर कहीं और सिलेक्शन होता है तो फिर आप कहाँ से लाओगे, ठीक है। और राजपत्रित वाले जो चरित्र है ना, जिसको आपको लगता है तो हम दोबारा बना सकते हैं, वो ओरिजिनल लेना होता है। जैसे मान लो शपथ पत्र है तो वो ओरिजिनल देने होते हैं। चेक लिस्ट सहित दस्तावेज सत्यापन, ठीक है। तो चेक लिस्ट की भी अभी हम बात करेंगे। और स्व घोषणा मूल्य, स्व घोषणा तो मूल्य होगी ना आपके साइन वाली। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग सेट, मान लीजिए आप 2 पद के लिए आवेदन कर रहे हैं कि आप अंग्रेजी से भी आपको लग रहा है नंबर आ जाएगा, और आपने सामाजिक से भी दिया या साइंस मैथ से दिया, तो आपको स्व प्रमाणित सेट अलग अलग तैयार करने हैं। और अलग अलग ही आपके सत्यापन दल से मतलब वहाँ आपको अलग अलग ही ओरिजिनल को दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लो आज हिंदी वाला दिखा दिया, परसों मान लो आपके सामाजिक की काउंसलिंग है तो सामाजिक का भी अलग से आपको वैसा ही सेट, वो तो वहाँ जमा कर चुके, तो वैसा ही एक सेट आपको वहाँ और दिखाना पड़ेगा। तो इन्होंने लिखा है ना कि अगर सत्यापन नहीं करवाता ना तो फिर नहीं होगा। और निर्धारित दिनांक को ही आपको पहुँचना है, उसमें गलती नहीं करनी है। अब मान लीजिए कोई कमी रह गई तो आपके ऊपर आक्षेप लगाए जाएंगे कि भाई ये आपका प्रमाण पत्र सही नहीं था, आप 15 दिन में या 1 महीने में हमें वापस नया ला के देवें या इसको सही करवा लेवें। तो ये आपको जो है आपको समय दिया जाएगा और उस दिनांक तक आपको उस दस्तावेज को सही करवाना होगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि ऐसा कम से कम हो। और अब ये चेक लिस्ट है तो इसका आपको प्रिंट ले लीजिए, आप इसका प्रिंट आउट ले लेना है आपको, आपके पास सब जगह मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भेज रखी है, आपके SSO ID से भी आ जाती होगी ये। तो ये देखो जो है लेवल 1 और लेवल द्वितीय के लिए, TSP और नॉन TSP के लिए, सामान्य और विशेष B.Ed भी कर रखी है, उन सब के लिए यही है, अभ्यर्थी को स्वयं भरना है। तो दस्तावेज सत्यापन का जिला, तो जो भी जिला आए आपके SSO ID से या साला दर्पण पे पता लग जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएंगे। आप TSP नॉन TSP है तो उस पर आपको यहाँ या तो टिक कर देना है या आगे लिख देना है NTSP या TSP। आवेदन पत्र जो भरा था ना फॉर्म, उसका क्रमांक, आपका नाम, माताजी का नाम, आपका लिंग महिला पुरुष, आधार का क्रमांक, पिता का नाम, जन्म तिथि, पद कौन सा है। तो लेवल द्वितीय तो विषय लिखना है, लेवल 1 है तो टिक करना है कि आप सामान्य है कि विशेष है। देखो विशेष शिक्षा कईयों को पता नहीं होगा, जैसे मूक बधिर ऐसे जो बालक है उनके लिए अलग स्कूलें भी होती है, और कई सामान्य स्कूलों में भी एक पोस्ट होती है उनकी कि ऐसा कोई बालक आ जाए तो उनको वो जो शिक्षक है वो पढ़ाएगा। तो वो विशेष शिक्षा से B.Ed होती है और BSTC भी होती है, ठीक है। तभी उन्होंने लिखा ना लेवल प्रथम में भी उसके पोस्ट है। तो विशेष शिक्षा होने पर भी आप किस में हैं उसका भी टिक करना है, ठीक है। अब है जन्म तिथि हो गई, वर्ग आप किस में है टिक कर देवें, ठीक है। उसके बाद में कितने रुपए जमा करवाए वो पता लग जाएगा, कितने हैं वो भी जो भी है। अब देखो ये सत्यापन दल के लिए है, यानी वहाँ पे एक टीम रहेगी शिक्षकों की,
प्रिंसिपल है, व्याख्याता है, हो सकता है हम लोगों की ड्यूटी भी लगे, तो उसमें अपने जिला स्तर पे अगर जो होते हैं तो लगा सकते हैं। तो सत्यापन दल ये देखेगा कि मूल दस्तावेज से मिलान में सही पाया गया। वो आपकी फ़ोटोकॉपी देखेंगे 10वीं, इधर 10वीं के ओरिजिनल देखेंगे कि हाँ भाई कहीं ओरिजिनल और ये सही तो है ना, क्रमांक वगैरह कोई जाली तो नहीं है, तो वो लिख देंगे हाँ। यदि मूल दस्तावेज और ऑनलाइन में भरी गई सूचना में अंतर है तो वो लिखेंगे कि भाई ये ओरिजिनल मार्कशीट खोई हुई है, उसकी कॉपी निकलवाई हुई है और कॉपी की कॉपी है। मतलब उनको अगर लगेगा कि कहीं गड़बड़ है तो वो अंतर लिख देंगे, कारण लिख देंगे। बाकी मेरे ख्याल से अंतर वाली स्थिति आएगी नहीं, और फिर वो लघु हस्ताक्षर जैसे मान लो जो भी किया ऐसे। अब इसके बाद में अब आपको क्या करना है, ये आपके काम का है। 2 कॉलम, एक तो संलग्नक संख्या और एक है संलग्नक स्व प्रमाणित। स्व प्रमाणित का मतलब आपको फोटोकॉपी तो लगानी है, तो फोटोकॉपी पे आपके साइन होंगे, ठीक है। तो साइन तो आप कर ही देना, आपके ऑटोग्राफ चल रहे हैं देखो। तो ऑनलाइन आवेदन जो फॉर्म भरा ना, उसमें आप कहेंगे कि इसमें भी मैं साइन करूं क्या, तो नीचे कहीं खाली जगह पड़ी हो कर देना, क्या जाता है कर देना, ठीक है। तो मान लो आवेदन पत्र भरा, उसमें 1 पन्ना था, 2 पन्ना था, कितने पेज थे उनकी संख्या लिख दो कि 2 पेज है 1 पेज है, हाँ लिख दो। अगर हाँ लिखना है, लागू नहीं है तो उसको खाली छोड़ दो या डैश लगा दो। इधर वो पेज की संख्या, विस्तृत आवेदन पत्र मान लो 6 पेज का है तो संलग्न संख्या 6 पेज कर दी। संख्या का मतलब यही हुआ कि भाई कितने है उसके पेज। यहाँ कंटिन्यू तो जुड़ेगा नहीं, वो नीचे योग अलग से दे रखा है। आधार कार्ड 1 की प्रति में है तो 1 आधार कार्ड की कॉपी लगी है, हाँ। 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। अब अंक तालिका जो है ना, अगर आपकी छोटी साइज की है तो वो अंक तालिका अलग है, प्रमाण पत्र अलग है, जिसमें कि आपकी जन्म तिथि शब्दों में दी रहती है, जैसे 1993 ऐसे। और कई मार्कशीटों में आजकल क्या है, वो बड़ी साइज़ की आती है। बड़ी साइज़ मतलब फोटोकॉपी वाला पेज है ना, उससे थोड़ी सी छोटी आजकल जो आ रही है, उसमें वो साथ में रहता है, ठीक है। तो ये अब कईयों के ऐसा भी सवाल आता है कि हमारी मान लो CBSE से हुई है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, तो जो भी है वो फिर आप वो ले जाओ, भाई है ही नहीं तो आप कहाँ से लाओगे, आ ही नहीं रहा है, तो आप उसको लेके ज़्यादा चिंता नहीं किया करें, जो आपके पास है वो ले आओ। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अंक तालिका थी वो सर्टिफिकेट स्कूल में भूलाए छोड़ दिया, तो वो वहाँ से लाना पड़ेगा। तो आप देख लेना कि अगर आपने बहुत पहले की है 8-10 सालों से पहले, तो प्रमाण पत्र अलग आया करता था, आजकल साथ आता है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहाँ पे अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र लिखा है, तो 1 है तो 1 कर दो, 2 है तो 2 कर दो, हाँ ठीक है। ऐसे 12वीं का हो गया। फिर यहाँ पे नंबर लिखने, पूर्णांक मान लो 600 की थी और आपके मान लो 450 आए, प्रतिशत निकाल दिए, जैसे भी है। अब इधर यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ तो डिटेल ही पूछी है ना। तो ऐसे ही फिर स्नातक के 3 साल, या किसी के मान लो 4 साल है, या किसी के मान लो सप्लीमेंट्री वगैरह आ गई, तो जितने भी है 3 है 4 है लिख दो और हाँ लिख दो, ठीक है। रीचेकिंग करवाई और करवाई, तो जितनी मार्कशीटें हैं ना उतनी कर दो, बस संख्या लिख दो उनकी। फिर ये स्नातक के आ गए। फिर ये बात वही है खुद की, स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय 3 ही होते हैं अक्सर, किसी के मान लो 4 हो, ऐसा कोई स्पेशल हो, कोई ऐसे सब्जेक्ट हो तो 4 लिख देना, एक एक्स्ट्रा जोड़ के लिख देना, हो तो अनिवार्य नहीं लिखने, ऐच्छिक ही लिखने हैं। ऐसे MA हो गया स्नातकोत्तर का, तो उसमें वर्ष है, सेमेस्टर की अंक तालिका मान लो 2 बार में की, कभी री किया तो 3 बार में हुई, तो वो। और उपाधि डिग्री मान लो नहीं आई है तो उसकी प्रोविजनल आती है, तो वो 3 हो गई, या डिग्री सहित 4 हो गई तो 4 लिख दो, 3 लिख दो, जो भी है। 2 है तो 2 लिख दो। फिर इसके परसेंटेज हो गए। अब आप L1 में है तो उसकी लिख दो कि आपने DLED BLED जो भी कर रखी है, कितने उसके फोटोकॉपी है, 1 है 2 है तो 2। तो ऐसे ही आप जो रीट परीक्षा पात्रता वाली की थी उसकी हो गई। ऐसे ही फिर लेवल प्रथम में आप है क्या या द्वितीय, दोनों स्तर है तो दोनों कर दो भले। हालांकि ये पता ही आपको L2 वाले L1 में पात्र तो है नहीं, L1 वाले L2 में ज़रूर पात्र है, दोनों कर रखी है। तो मान लो कई ऐसे भी है जिन्होंने BSTC और B.Ed दोनों कर रखी है, दोनों में सिलेक्शन हो रखा है, और फिर सोचते हैं भाई अब डबल में है तो किस में हो। ये डबल वाले में भी क्या है, उनकी अपनी सुविधा है, बाकी अभ्यर्थियों की असुविधा बहुत हो जाती है। नंबर भी नहीं आता, गली मोहल्ले में हो जाता है कि नंबर आ गया, न तो मिठाई खिला सकते हैं, न खुशी मना सकते हैं, न दुखी हो सकते हैं, और डॉक्यूमेंट भी सारे तैयार करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ इसमें रहता है। अब L1 L2 दोनों में होता है, और 2 सब्जेक्ट्स रहते तो 3-3 4-4 सेट तैयार करने पड़ेंगे, जबकि RPSC तो इतना करवाती नहीं है, इतनी ये सारा RPSC तो इतना करवाती नहीं है। अब ये देखो कितना सारा इसमें दे रखा है। और फिर ये आपके प्राप्तांक लिख देने, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, आप समझो नहीं है। भाषा प्रथम द्वितीय आगे रीट में जो थी, आपके रीट में जो थी ना लिखा हुआ ना, देखो यहाँ पे उसको पढ़ के, ठीक है। फिर आपके जैसे ये DLED का प्रवेश तिथि लिखनी है आपको,
ठीक है। ये फिर लेवल 1 के लिए है, लेवल 1 के लिए विषय शिक्षा के लिए है। लागू नहीं है तो आपके डैश डैश कर दो, खाली छोड़ दो, ठीक है। लेवल द्वितीय है तो इसमें आपको L2 लिख देना है, हाँ लिख देना है, ठीक है। अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के लिए तो ये हो जाएगा। फिर आगे इसमें देखें, आप विषय शिक्षा के हैं, L2 के हैं, विषय शिक्षा के हैं, और B.Ed विषय शिक्षा में कर रखी है और उसमें भी कौन सा वर्ग है, ये VI अलग अलग वर्ग होते होंगे, तो आपको मार्कशीटों की संख्या और हाँ लिखना है, नहीं तो खाली छोड़ दो। तो इस प्रकार से विषय शिक्षा का हो गया। मूल निवास लगा दो एक। आप TSP के हैं, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आपको बनता है नए वाला, वो बनाना है आपको, नहीं बनाया तो फिर वो कोई शपथ पत्र वगैरह देना पड़ेगा, बनवाना शुरू कर दो। तो यहाँ पे हाँ करके लिखना है, लागू नहीं है तो रहने दो। EWS वाला हो जाएगा, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा है इन्होंने कि वेद अवधि का, वेद का मतलब 1 वर्ष, जब फॉर्म भरा था ना उससे पहले 1 वर्ष या फिर काउंसलिंग से पहले। तो ये भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि भाई आज काउंसलिंग की डेट से पहले या फॉर्म भरा। वैसे तो फॉर्म भरा था उस समय माना जाएगा। तो 1 वर्ष, 3 वर्ष है तो शपथ पत्र से दे सकते हो, काम चला सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरते समय तो भर दिया कि ठीक है, और उस समय आवेदन की अंतिम तिथि के देखो आवेदन अंतिम तिथि का ही माना जाएगा, अंतिम तिथि को लिया ना तो अंतिम तिथि तक का ही है 1 वर्ष के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र। मान लो उस समय आपका नहीं बना हुआ था कि ठीक है देखेंगे, अब अचानक वैकेंसी आ गई, बना नहीं, आपने फॉर्म भर दिया और नंबर भी आ गया, तो क्या है कि भाई यही है कि आपको शपथ पत्र देना है कि भाई मैं तो शुरू से ही जो है इसी जाति में तो इसी में आ रहे हैं, मगर OBC में तो क्रीमी लेयर में है या नहीं आते हैं क्रीमी लेयर में, या ऐसा कुछ आपको शपथ पत्र बनवाना है कि भाई मैं तो जन्म से ही जो है इसके लिए पात्र रहा हूँ, ठीक है। या फिर मेन तो इसमें OBC में क्रीमी लेयर वाला लफड़ा है, बाकी तो मान लो SC है, ST है, वो तो उसमें रहना ही है। OBC वाला क्या है, वो क्रीमी लेयर में आता है तो आरक्षण का लाभ हट जाता है, मेन बात इसीलिए ये शपथ पत्र वाला रहता है। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी है तो उनको स्व घोषणा का करना है, और सादे पेज पर नहीं है ये नीचे एक फॉर्मेट दे रखा है, अभी इसके आएगा उसको है। पहले मैंने सादे पेज लिख दिया था, राज्य के मूल निवासी, राजस्थान राज्य के मूल निवासी ऐसा उनको स्व घोषणा करनी है, और ये कहीं नीचे नहीं दे रखी है तो सादे पेज पर लिख देना। इसके लिए नोटरी या स्टाम्प का नहीं है, शपथ पत्र जहाँ नाम आए ना वो स्टाम्प होता है, और स्टाम्प पर लिखा है तो मेरा मानना है कि मेरे ख्याल से नोटरी भी होता है उसमें। और विधवा की स्थिति में तो स्वयं की घोषणा, सादे स्व घोषणा का मतलब आप सादे पेज पर आपको लिखना है, एक ही स्व घोषणा करनी है जिसमें कि भाई ये स्थिति हो गई और पुनर्विवाह नहीं किया है, और पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र, और एक कोई लिंक दस्तावेज जिसमें कोई राशन कार्ड, आधार कार्ड, कोई ऐसा कुछ हो जिसमें दोनों का प्रूफ हो। और ऐसा तलाकशुदा उसके लिए भी पुनर्विवाह का स्व घोषणा कहा जाएगा। एक तो डिक्री हो जाएगी तलाक की, और कोर्ट में चल रहा है तो फिर कोई उपाय नहीं है उसका, और फिर स्व घोषणा हो जाएगी कि भाई अभी तक विवाह नहीं किया है, अंतिम तिथि तक का ही रूल है। संतान संबंधी, अब विवाहित है तभी लगाना है, अविवाहित है तो वो कहेगा कि भाई मैं तो अविवाहित हूँ इसलिए मेरे कोई संतान नहीं है, तो ये थोड़ी हंसी मजाक वाली सी बात होगी। तो विवाहित के लिए लागू होगा ये संतान संबंधी स्व घोषणा। और इसमें बाकी आगे देखें, विवाहित होने पर दहेज, ये भी विवाहित होने पर ही है। अब कोई कहे कि मैं तो अविवाहित हूँ और दहेज नहीं लूँगा, पहले ही घोषणा कर रहा हूँ, वो भी अभी पहले विवाह का तो पता हो। तो इसमें भी इन्होंने दिखा है कि विवाहित होने पर लिखा है कि मैंने विवाह कर लिया, मैंने दहेज नहीं लिया था, तो इस प्रकार का इसमें आएगा। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने का, मैंने नहीं लिया था, अब ले चुका है तो भी क्या है ना, पर नहीं लिया था, मेन बात यही है। अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC, अगर आप है किसी सर्विस कर रहे हैं कहीं पे तो उस विभाग की। और उसके अलावा खेल में तो खिलाड़ी का, खेल में नहीं है कोई लागू नहीं, उसके लिख देवे लागू नहीं, ठीक है। और दिव्यांगता का 40% वाला है शायद वो रूल। आपराधिक का न होने का स्व घोषणा के मेरे किसी प्रकार रिकॉर्ड नहीं है। मान लो हो गया तो FIR वगैरह कोई लग गई और फिर वापस FIR लग गई और फर्जी थी या मान लो जो कुछ भी थी, तो उसकी डिटेल के आपको न्यायालय के आदेश की स्व प्रमाणित प्रति वो लगानी है। अब न्यायालय का आदेश तो कई बार बड़े बड़े वो डिटेल में पेजे जाते हैं, तो इसका आपको कोई ऐसा प्रकरण हो तो आपको संबंधित वकील से सलाह लेके बात करना। अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC वाला, ठीक है। और OBC जारी आय प्रमाण पत्र, OBC MBC है तो 2.5 लाख से कम, आवेदन में कम आय की सूचना, आवेदन में आपने 2.5 लाख से कम आय भरी है, इसका मतलब आपको फीस में छूट मिली है। ये इस बार ही लफड़ा, आगे तो लफड़ा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब तो एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया 400-600 रुपये, तो फिर आपके बार बार फीस वाला लफड़ा नहीं रहेगा। तो होता क्या है कि हम फीस में छूट के लिए उस समय
ओबीसी वाले या एमबीसी वाले ओबीसी या एमबीसी वाले क्या करते हैं कि वो ऐसे तो शायद फीस मान लो 350 और ऐसे 150 लग रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि ठीक है 150 रुपये लग रहे हैं। कई बार ई मित्र वाले भी कर देते हैं कम, तो फिर आपको ये बनवाना पड़ता है। अब मान लो नहीं बन रहा है तो वो अंतर का आरपीएससी में तो ऐसा है, यहाँ इन्होंने नहीं लिखा, गैप है उसका वो पोस्टल ऑर्डर लेते हैं। और दूसरी चीज़ मेरे विचार से अनुसूचित जाति जनजाति उनके लिए तो वैसे ही फीस में छूट ही है, और न ही कोई आय सीमा है कि आय सीमा 5 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है तो फिर उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो भी नहीं है। और फीस भी वो उतनी है जो 150 या जितनी भी मिनिमम कर रखी है, तो उनको मेरे विचार से तो नहीं बनाना। बाकी अब देखो अपनी अपनी है, क्योंकि कहीं स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है। अब इन्होंने इतनी लाइन छोड़ दी, इनको साफ लिख देते कि भाई उनको करवाना है। तो अब शैक्षिक और प्रशिक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा कि भी मेरी जो योग्यताएं हैं वो सब पूरी सही है जैसे, और अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, ये ओरिजिनल की यहाँ कॉपी लगानी है आपको, ठीक है, ओरिजिनल खुद के पास रखना है। फिर आपके साइन हो गए, स्व सत्यापन हो गया, साइन हो गए, और सत्यापन जांच दल की टिप्पणी कि भाई इसने ये दस्तावेज दिए हैं। तो ये कब काम आएगा, चेक लिस्ट आप भर के ले जाना साथ में, काउंसलिंग में काम आएगा जब पोस्टिंग के लिए बुलाएंगे ना जिला स्तर पे तब। और ये यहाँ पे आपकी डिटेल आ गई उनकी। अब देखो थोड़ा सा आपको ये सब घोषणा का है प्रारूप दिखा देते हैं। इन्होंने प्रारूप का मतलब फॉर्मेट की भाई इस प्रकार से सब घोषणा तैयार करनी है। तो सब घोषणा में ऊपर तो ये डिटेल आ जाती है कि ये बढ़ती विज्ञप्ति संख्या है। अब आप मेरे विचार से इसी को आप छपवाओ, सादे पन्ने पे टाइप करो, लिखो, तो उसके बजाय इसी का ही प्रिंट कर लो ना सीधा, क्या दिक्कत है भाई। मेरा तो ये मानना है कि भाई इसी में वही बात है। अब यहाँ पे आपको लेवल द्वितीय है या क्या है तो आप उसका लिख दो, और मैं स्वयं और मेरे पूर्व राजस्थान के मूल निवासी, इस पर तो टिक लगाना ही है, मूल निवासी है तो लगाना है। और अगर आप इस श्रेणी में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको श्रेणी लिखना है, ऑनलाइन आवेदन का क्रमांक लिखना है, और दिनांक को भरा गया, पुनर्विवाह नहीं किया तो ये एक देखो घोषणा हो गई, जिसके लिए लागू है उसको हो गई ना, लागू नहीं है तो खाली छोड़ दो, ऐसे ऐसे लगा दो, ऐसे ऐसे लाइन कर दो, ठीक है। अब विवाहित है तो संतान की संख्या 2002 से पहले की लिख दो, है तो, नहीं है तो नील कर दो। अविवाहित है तो खाली छोड़ दो या नील कर दो, ठीक है। और 2002 के बाद की भी है कि भी गोद किसी बालक को गोद, ये भी है चीज़ें कई वैध तरीके से गोद लिया। क्या दहेज नहीं लेने संबंधी, अब देखो दहेज नहीं लेने संबंधी यहीं पे आ गया ना, विवाह के समय दहेज की मांग नहीं की गई है, नहीं लिया है। वर्तमान समय में अविवाहित और भविष्य में विवाह के लिए दहेज की मांग नहीं की जाएगी। तो अविवाहित तो इस पर टिक कर दो, विवाहित तो इस पर कर दो, इसको खाली छोड़ दो। तो दहेज संबंधी भी इसी में आ गई। तो ये सब घोषणा मेरे विचार से तो एक से ही काम चल जाएगा, इसी से। मेरे द्वारा पूर्व भूतपूर्व सैनिक का हो गया, अब ये ऑनलाइन का हो गया कि मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ अगर मैंने किसी तरह से कोई गड़बड़ की है तो, है ना। मान्यता, मान लो अब संस्थान है, आपने बीएड की कहीं बाहर से की, वो अगर फर्जी निकल गई तो जिम्मेदारी आपकी है, तो इस टाइप का यहाँ पे है। और भगवान नहीं करे ऐसा, मान लो उदाहरण के लिए, और आपराधिक प्रकरण का कोई मामला नहीं है, धूम्रपान नहीं करने का शपथ पत्र, ये इन्होंने अलग से लाइन ऐसे डाल के ऐसे ही डाल देते हैं कि धूम्रपान जो है वो नहीं करता। अब शपथ पत्र है तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब तो ये हुआ कि इसका शपथ पत्र बनाओ, धूम्रपान नहीं करने का शपथ पत्र। अब इस लाइन का क्या अर्थ निकल रहा है, इस लाइन का अर्थ तो ये निकल रहा है, या तो यहाँ ऐसे ही लाइन होती कि भाई मैं धूम्रपान नहीं करूँगा और नहीं जैसे भविष्य अभी करता हूँ नहीं करूँगा, ऐसा होता। शपथ पत्र का मतलब तो ये हो रहा है कि आपको एक अलग शपथ पत्र बनाना पड़ेगा कि भाई मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ। धूम्रपान में केवल धुआं ही वो नहीं आ जाता, उसमें गुटखा भी आ जाता है ना, खैनी वगैरह सब गुटकार। क्योंकि अब शिक्षक है तो देखो अब धूम्रपान थोड़ी करेंगे फिर वहाँ। और मेरे विरुद्ध आपराधिक प्रकरण हुआ है, लंबित है तो उसका लिखना है, या पूर्व में भी हुआ तो उसका विवरण लिखना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आवेदन की संख्या, आवेदन संख्या यहाँ वापस आ जाएगी, रोल नंबर आ जाएंगे। स्व सत्यापन आपको खुद को लिखना है कि ऊपर जो घोषणा की है वो सही की है मैंने, तो जो लागू हो उसे भरें, मतलब जो लागू हो उसे भर दो, लागू नहीं हो उसे खाली छोड़ दो, बात तो यही हुई ना। और लंबित निर्णित समस्त रिकॉर्ड वगैरह सब अंकित करें, तो ऐसे। तो अब मेरे विचार से स्व घोषणा आपको इसी का प्रिंट करवा लेना चाहिए, जो लागू है उस पर भर दो। इसमें 2-3 बातें आ गई, मूल निवास वाला आ गया, दहेज वाला आ गया, ठीक है, विधवा है तो वो संबंधी आ गई, पुनर्विवाह वाली, और वो उसके अलावा सारे सही आ गए, केवल ये धूम्रपान वाला लग रहा है। इसमें भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, विचार विमर्श चलता रहता है।
वो जो संस्थाएं हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो भी सुनने में आ रहा है कि कुछ और अभी संशोधन इसमें जारी करेंगे और करेंगे। तो मेन बात जो इतनी थी, अगले वीडियो में हम आगे के जो पेज है उनका विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।